जिसमें से पहला गद्यांश जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला गद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यार बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार आप बना लो, डबल स्टार। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूं। देखो, 6 नंबर का गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न आपको दिया है। जैसे पहला बोला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद है रेखांकित अंशों की व्याख्या। 2 नंबर का यह प्रश्न है। पूरा हल सहित बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए। तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। 2 नंबर का यह प्रश्न है। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली प्रश्न है अ वाला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो। जिसमें पाठ और लेखक का नाम बताते हैं उसे हम बोलते हैं संदर्भ। मेरे प्यारों, जो किस प्रकार, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम इसी तरह लिख के आना। पहली बात, ब्लैक पेन से उत्तर डालना, फिर अ वाला ब्लैक पेन से डालना, संदर्भ भी आपको ब्लैक पेन से ही डालना है, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन करना है, तब जाके आपको देखने में अच्छा लगेगा। एक टॉपर की कॉपी, टॉपर एक ऐसी ही कॉपी लिखता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद आप लिखना प्रारंभ करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। अब गद्य खंड को भी ब्लैक पेन से लिखना है। गद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारों, जो मित्रता चैप्टर से लिया गया ना, तो जिस चैप्टर को लिखते हैं उसको भी ब्लैक पेन से उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। देख रहे हो ना कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो मेरे प्यारों बच्चों, ये रहा संदर्भ, इसमें 2 नंबर कंप्लीट। सेम इसी तरह याद करो, इसी तरह लिख के आना है आप लोगों को। दूसरा देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से ब डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे अंडरलाइन करोगे ब्लैक पेन से। ठीक है, अब ब्लू पेन से लिखना प्रारंभ करोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है। देखो अंडरलाइन कहां तक किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस यहां तक ही आप लोगों को व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी क्या करता है कि प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही है रेखांकित अंशों की व्याख्या। बस इतना 4 लाइन का है, याद कर लोगे आसानी से। इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था, देखिए क्या पूछा है, स वाला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के ये आप लोगों को लिखना है। लिखोगे युवा पुरुष की संगति के तरह युवा पुरुष की बुरी संगति उससे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। मतलब कोई भी युवा पुरुष की अगर गलत संगति में वो पड़ता है, गलत मित्र के साथ रहता है, तो वो हमेशा अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन हो जाएगा। और यदि अच्छा होगा तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। बस ये आपका पहला जो गद्यांश है बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे ही लिख के आप लोगों को आना है मेरे प्यारे बच्चों। 1 नंबर नहीं करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यह पहला गद्यांश यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में कंप्लीट करा दिया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह आप लोगों के लिए गद्यांश है। क्या गद्यांश है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी 6 नंबर का ही है, आपको मालूम है। 3 प्रश्न है। पहला अ वाला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ब वाला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या करना है, तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। स वाला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, मेरे प्यारों, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इसका हल देखेंगे। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक पेन से उत्तर, अ भी ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, संदर्भ भी ब्लैक पेन, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। इसके बाद लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
ठीक है, एकदम सेम जैसे लिखा हूं सेम इसी डिजाइन में लिख के आना, एक नंबर नहीं कटेगा बल्कि बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों का। यह संदर्भ कंप्लीट हो गया, ये भी मतलब मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उसको भी ब्लैक पेन से डालोगे, उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जहां तक अंडरलाइन किया गया, कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस इतना का ही हमें व्याख्या करना है, 2 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे व्याख्या में, लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां क्या हों, समान हों। भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो होता है शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वे उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न और है 2 नंबर का कि स वाला, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इसका उत्तर आप यहां दोगे स वाला, कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो थे मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस ये 2 नंबर यहां से आप लोगों के दे दिए जाएंगे। तो अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए गद्यांश बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए, तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये गद्यांश है। क्या गद्यांश मैं पढ़ के सुनाता हूं कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसमें 2 जगह अंडरलाइन किया गया, एक तो ऊपर वाली लाइन पे एक नीचे वाली लाइन पे। क्या दोनों आपके एग्जाम में आएंगे? नहीं, दोनों नहीं आएंगे, या तो ऊपर वाला दे सकता है या तो नीचे वाला, एक ही आएगा। लेकिन मैंने दोनों बताया क्योंकि दोनों आ सकते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी लिया है नीचे वाला, दोनों को भी बताऊंगा। इसके नीचे दिया है प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। ब वाला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर। और स वाला में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। पहला वाला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो इसमें भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब एक एक करके मैं सबका हल आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग अ वाला देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब बार बार नहीं बताऊंगा, गद्य खंड को ब्लैक पेन से लिखना है, ममता को ब्लैक पेन से लिखना है, जयशंकर प्रसाद को ब्लैक पेन से लिखना है। बार बार नहीं बताऊंगा, इस बात को नोट कर लो। मतलब जिस प्रकार आप देख रहे हो ना वीडियो, सेम डिट्टो आप लोग उसी तरह छाप के आइएगा एग्जाम में, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। तो ये तो संदर्भ कंप्लीट हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं, ऊपर वाला, इसके बाद नीचे वाला देखेंगे। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक पहले देखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए हमने लिखा है ना ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया हुआ है। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब द्वितीय, दोनों में से कोई एक ही देगा, प्रथम वाला देगा तो प्रथम वाला याद कर लो, उस तरह कर लीजिएगा, या नीचे वाला आपको देगा कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अगर ये वाला देगा तो इसका व्याख्या आप कैसे करोगे? तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर फिर आप लिखिएगा कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, मतलब सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे और उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब दोनों हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने बता दिया। अब 100 वाला प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। 100 में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे 100 वाला फिर पहला। देखिए इस तरह लिखिएगा आप लोग कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा मेरे प्यारे बच्चों। बस
कंप्लीट हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था यहाँ पे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका आंसर एक लाइन छोड़ के आप दूसरा लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। एक नंबर यहां से आपको मिल जाएगा, एक नंबर यहां से एग्जामिनर दे देगा, आपको पूरा मिल जाएगा नंबर। तो यह तीसरा था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं चौथा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जो कि आपको पढ़ के जाना है कि आश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी तीन ही प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। इसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। इसके बाद है तीसरा कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो 2 नंबर यहाँ से। तीन दो दो नंबर के 3 प्रश्न है, 6 नंबर मिलेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहला अ वाला देखेंगे, संदर्भ। संदर्भ आप उसी तरह, मैंने एक बार बता दिया, उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार लिखा हूं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यहां से आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों? कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब इसका हमें व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। पहली बात तो हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखिएगा क्या इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इसे मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस गृह को छोड़कर जा रही हूँ, गृह मतलब घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अब अपने उस घर जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए इसके नीचे एक प्रश्न और है कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, 2 नंबर के लिए है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? स वाला कि चीर विश्राम गृह से आशय है, मतलब चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे घर से है, गृह मतलब घर से है, जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अर्थात या अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। 2 नंबर दे दिए जाएंगे। इसमें भी कंप्लीट हो गया ये भी, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, डबल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह गद्यांश है। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें भी 2 ठे है, एक यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन है और एक शुरू से लेके यहां तक है। तो क्या दोनों देगा? दोनों नहीं देगा, या तो ऊपर वाला दे देगा या तो नीचे वाला, लेकिन दोनों देता है, इसलिए मैं दोनों बता दिया हूं ताकि अब जो भी एग्जाम में आएगा आप कर लीजिएगा। 3 प्रश्न इसके नीचे भी हैं। अ वाला है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहां से। स में पहला प्रश्न है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। तो एक एक करके देखेंगे। पहली बात तो हम लोग को गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो उत्तर अ हेडिंग डालिएगा संदर्भ। इसके बाद लिखिएगा
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ब वाला क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि दो है ना। तो पहली बात प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तो पहला किया गया यहां तक कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यहां तक हम लोग पहले व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारों से। देखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, औषध मतलब दवाइयां, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा और सम्मान पूर्वक जी सके। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, अब हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। कहां तक अंडरलाइन है? कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सिनुपरता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। अब यह द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए यहाँ, तो यहाँ पे पहली बात की आप डालिएगा हेडिंग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखिएगा इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेदनाड़ी देकर तत्काल रोग को पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने जीवन को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। यह है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था नीचे वाला कि व्यक्ति स वाला, कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। मेरे प्यार बच्चों, क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी तरह लिख के आइएगा। अब अगला देखिए, अगला कौन सा गद्यांश है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नोट कीजिए इसको कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें जो है उमग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 नंबर। इसके बाद पहले मतलब पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले अ वाला देखेंगे, गद्यांश का संदर्भ। तो फिर वही उसी प्रकार लिखिएगा संदर्भ ब्लैक पेन से, और लिखिएगा संदर्भ की प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको मिल गया संदर्भ में। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है।
अंडरलाइन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उन पर जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। ठीक है, यहां तक हमें करना है अंडरलाइन मेरे प्यारे बच्चों। अंडरलाइन का आ गया यहां तक, इसका हमें व्याख्या बताना है। किस तरह करेंगे व्याख्या में? रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़कर चिकना बना लिया गया। उसके बाद चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की आगे लिखिएगा, कॉपी भर गया, एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो मेरे प्यारे बच्चों। यह है आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था, देखिए, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसको लिखेंगे हम लोग सा वाला कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित कर दिए गए, चित्रों में रंग भर गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट गद्यांश इस वीडियो का, इसके बाद कोई गद्यांश नहीं, बस इतना तैयार है तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ये लास्ट गद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। अ वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर दिया जाएगा। ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। स वाला है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है मेरे प्यारों, जो 2 नंबर। अब एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखने का स्टाइल आप उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार मैं लिखा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। अब इसी का हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे पहली बात हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न और पूछा था स वाला कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। बस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितना हमने गद्यांश बता दिया, इसके बाद कोई गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पहला कौन सा गद्यांश जो आपको तैयार करके जाना पूरे किताब का, देखो मैं पूरा लिख कर लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों, और सोल्यूशन सहित पूरा लिख कर लेकर, एक नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट है सारे बच्चे का 95% लाने का। चलिए पहला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कह रहा कि उद्धोम मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशो बिनु जया देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी 2023 का जो पेपर हुआ था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा था। 4 सेट में बताता हूं, क्योंकि 7 सेट के पेपर बनते हैं ना, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है यह पद्यांश। अब इसके नीचे 2 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। ठीक है, अब इनका उत्तर देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर, ब्लैक पेन से आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में से मैं ऐसे लिख के आना आप लोगों को, उत्तर ब्लैक पेन से लिखना है। उसमें भी हम लोग पहला कर रहे हैं
और पहला में भी हम लोग संदर्भ कर रहे हैं और संदर्भ को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास, अब सूरदास को मैंने लिखा है और ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन किया है, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब मेरे प्यार बच्चों यह संदर्भ है। जब भी संदर्भ एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो बस आपको सूरदास जी को देखेगा, इसके बाद आपका सूरसागर को देखेगा, इसके बाद हिंदी से दिया गया हिंदी को देखेगा और पद शीर्षक से उद्धृत है इसको बस नंबर दे देगा। तो जो चीज मेन पॉइंट है ना उसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइटेड करना है उसको। आप देखो प्रसंग लिखेंगे, एक चीज देखो पद्यांश में हमेशा प्रसंग लिखा जाता है, गद्यांश में प्रसंग नहीं लिखा जाता है लेकिन पद्यांश में लिखा जाता है। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि इस पद्यांश में किन के बारे में बात किया गया है वो प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग। अब इसके नीचे हम व्याख्या करेंगे। ये पूरा का पूरा पद्यांश आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा के पूरे पद्यांश का हम व्याख्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे पद्यांश का। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं, आप सोचोगे कि क्या सर एग्जाम में पूरा आएगा, तो पूरा ही आता है लेकिन व्याख्या पूरा करने के लिए नहीं आता है। या आपको शुरू के ही 2 लाइन अंडरलाइन कर देगा, या बीच के ही 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, या लास्ट के ही 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको मालूम तो है ना कि नीचे वाला कर देगा या ऊपर वाला कर देगा या बीच वाला कर देगा, इसलिए मैं पूरा व्याख्या बता रहा हूं। अब जो भी अंडरलाइन कर दे उसका आप व्याख्या कर दीजिएगा। मैं पूरा व्याख्या आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डाल के अब लिखेंगे कैसे। देखिए व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या में हम लोग यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके, अब देखिए यहां पे पेज भर गया, अब हम दूसरा पेज लेंगे, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मृत हो या संपूर्ण योग विदा, मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहोगे तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। ये पूरे पद्यांश का मैं व्याख्या बताया हूं। अब जहां तक अंडरलाइन करके पूछ दे उसका व्याख्या तुरंत कर दोगे। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और दिया था कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर हम लोग दूसरा यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा कि उद्धव जी गोपियों के योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। अब ये पहला जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त, पहला पद्यांश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यहां से अब दूसरा पद्यांश बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार इस पद्यांश पे आप बना लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। अब क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि सुनी सुंदर बै सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंज कली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी एग्जाम में 100% ये आएगा।
आप इसको तैयार रखना। इसके नीचे दो प्रश्न दिया है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है या उसका क्या अनुरूप है। अब इसका उत्तर नीचे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर जिस प्रकार लिखा हूं उसी तरह आपको लिखना है, मेन मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पे आप है लिख दीजिएगा, अवतरित है। अब इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग। प्रसंग में लिखोगे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, यह है मेरे प्यारों जो प्रसंग। अब हम नीचे व्याख्या। अब व्याख्या हम पूरे के पूरे पद्यांश का करने वाले हैं। ठीक है, तो व्याख्या में हम लिखेंगे यहाँ पे, व्याख्या को ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। लिखिएगा कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही क्या किया, दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में ये उन्होंने सब कुछ क्या किया, बता दिया, समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई। अब यहाँ पे कॉपी मेरी क्या हो गई, बिल्कुल भर गई। इसके लिए मैं दूसरी कॉपी लूंगा। फिर यहाँ लिखेंगे, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो है वो खिल गई हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा था, प्रश्न और पूछा था ना यहाँ पे नीचे देखिए कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अब यहाँ पे दो हमने पद्यांश बिल्कुल क्या किया मेरे प्यारों को, कंप्लीट कर दिया। दो पद्यांश हमने बता दिया। अब इसके बाद यह तीसरा पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। बहुत प्यारा प्रश्न है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ है अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर, उसमें भी पहला हम लोग संदर्भ। संदर्भ लिखने का क्या तरीका है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता जो है वो त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यह है संदर्भ। संदर्भ के नीचे मेरे प्यारों से हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा आप लोगों का प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत किया है इसमें। अब हम करने वाले हैं व्याख्या। जो पूरा का पूरा पद्यांश अब दिख रहा है इसका हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे मेरे प्यारों से। व्याख्या हेडिंग डाल, देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे मेरे प्यारों से। व्याख्या हेडिंग डाल के लिखिएगा कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, कंप्लीट। यह है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। ठीक है, तो इनका उत्तर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि दूसरा, कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को क्या कहा है, चंद्रमा कहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब चलिए
अगला देखते हैं, अगला पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला नोट करो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूरे क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे दो प्रश्न है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में हम लोग पहला डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। अब मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम पूरे के पूरे इस पद्यांश का हम करने वाले हैं व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन मृत है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम की आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यह है व्याख्या। ठीक है, एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला पद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अगला पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों अब देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे तो आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, हर एक बच्चा जानता है कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरे सुने गंगू पुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरद्वा स्वामी करुणा में बार बार बिंदु होती ही पाई। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों का उत्तर। अब देखिए प्रश्न इसमें दो दिया है। क्या दिया है? पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं। ये पूरा का पूरा पद्यांश का मैं व्याख्या बताने वाला हूं, लेकिन अंडरलाइन बस इन दोनों लाइनों पे किया है। तो इसी तरह आप लोगों को हर एक पद्यांश में नीचे दो दो लाइनों का अंडरलाइन करके पूछेगा, लेकिन पद्यांश आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूं। कौन जानता है कि आगे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, नीचे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, इसलिए मैं पूरा आपको बताते चलूंगा। ठीक है, इसका तो देखिए सबसे पहले उत्तर में पहला लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रसंग इसका कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या किया है? वंदना किया है। अब व्याख्या, व्याख्या हम बस इन दोनों लाइनों को नहीं करेंगे, अब व्याख्या हम पूरे लाइनों को बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे पाओ। तो व्याख्या में पूरी लाइन को बताने वाला हूँ। लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो है बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है, और गूंगा जो होता है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये पूरे के पूरे हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें अनुप्रास अलंकार है। तो एक लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। ठीक है,
कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं आप लोगों को लास्ट आप लोगों को पद्यांश बताने वाला हूं, लास्ट। इसके बाद कोई पद्यांश बचे ही नहीं रह जाएगा पूरे किताब का, ये लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सोहे देवे बुझती साँच न हासी। ठीक है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जौरे करोगो गासी, सुनत मौन है रघु बाबरो सुर सबे मति नासी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना, जितना बता रहा हूं पूरे वीडियो में सबको तैयार कर लेना आप लोगों को। दो प्रश्न है, पहला प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। अब देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे पहला संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का क्या किया है, मंडन किया है। अब हम पूरे के पूरे पद्यांश का बताने वाले हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए व्याख्या, व्याख्या हम कैसे लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है और उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है। उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान जो है वो गर्व अनपढ़ गोपियों के साथ जो है वो सामने क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये पूरा का पूरा हमने व्याख्या बताया। उसके नीचे एक प्रश्न और था कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। तो उसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है और उस निर्गुण के पिता कौन है और उसकी माता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसकी भार्या कौन और दासियां कौन कौन है और उसका रंग कैसा और उसकी वेशभूषा कैसी है। बस कंप्लीट। तो इतना सारा मैंने बता दिया इस वीडियो, ये एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को गद्यांश भी बताया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना। गद्यांश पूरा कंप्लीट, यहाँ से पूरा पद्यांश पूरा कंप्लीट। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।